नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी राज्य के हो, वहाँ पे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय बैंकिंग प्रणाली क्या है उनके बारे में भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी स्थापना कब हुई है, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इन सभी से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की जो होती है अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में जो है कार्य करता है और कार्यों के आधार पर भारत में बैंकिंग संस्थानों को विभिन्न प्रकारों से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से डिवाइड करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का केंद्रीय बैंक जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। तो ये दोनों डेट जो है आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सर्वोच्च मौद्रिक नियामक या मुद्रा अथवा धन का निर्माण करने वाला बैंक है। इसकी स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तो ये अधिनियम कौन सा था जिसके तहत बनाया गया था? तो 1934 अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया दिया और इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार जो है वो प्रदान कर दिए गए। तो रिजर्व बैंक को अधिकार दे दिया गया कि अनुसूचित बैंक जो है उनके लिए जो है व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए, उनके देख रेख निरीक्षण कर सकता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत, धारा कौन सी थी? धारा 22 के तहत जो है बैंक के पास एवं 1 रुपया के सिक्कों, 1 रुपया का सिक्का हो गया या 1 रुपये के नोटों को छोड़कर जो है सभी मूल्य वर्ग के मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। लेकिन धारा 22 में जो है 1 रुपये 2 रुपये के नोट और सिक्के जो हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जो है अधिकार मुद्रा जारी करने का वो किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो ये हो गया। आरबीआई सरकार की एक बैंकर एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करती है। इसे बैंकर का बैंक कहते हैं। तो बैंकर का बैंक किसे कहा जाता है? ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकर का बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के बैंकिंग व्यवस्था का लेन देन करने का दायित्व भी जो है वो आरबीआई के पास दिया गया है। तो मेन जो यहाँ से आपको निकल रहा है, जो याद रखना है, 1934 के अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 ईस्वी का स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको दायित्व दे दिया गया कि आप अनुसूचित बैंकों को उनके निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक को दे दिया गया और साथ ही साथ धारा 22 में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय आरबीआई जो है उसको 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के एवं नोट को छोड़ के बाकी सभी जो हैं जारी करने का इसके अलावा जो सभी मूल्य वर्ग मुद्रा जारी है वो आरबीआई करेगा, ये सिक्के और 1 रुपये के नोट को छोड़ के। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। एक होता है अनुसूचित बैंक, दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक और तीसरा होता है विशेष बैंक। तो इसके बारे में थोड़ा नीचे है, उसको हम लोग देखेंगे। तो विशेष बैंक जो है उसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका विशेष बैंक। तो तीसरा जो है विशेष बैंक है। तो आरबीआई को जो है 3 भागों में जो है भारतीय बैंकिंग प्रणाली को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये वो आपका हो गया केंद्रीय बैंकिंग, केंद्रीय बैंक जो बैंकरों का बैंकर कहा जाता है। तो पहला है अनुसूचित बैंक, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, तीसरा है विशेष बैंक। तो ये हो गया। इसके बाद जो है अनुसूचित बैंक को डिवाइड किया जाता है। तो अनुसूचित बैंक के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक है जो आरबीआई की अनुसूची में 1934 के कानून के तहत जो है 1934 आरबीआई के कानून के तहत जो है दर्ज किए गए
प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई से ऋण के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो प्रत्येक अनुसूचित बैंक जो है उनको आरबीआई के द्वारा जो है ऋण प्रदान किया जाता है। सभी भारतीय या विदेशी वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका। तो सभी भारतीय या विदेशी वाणिज्यिक बैंक जो हैं ये सभी जो है किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी जो हैं अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है वाणिज्यिक बैंक का स्थापना जो है अनुसूचित बैंक की स्थापना जो है 1934 की धारा के तहत आरबीआई के साथ इसको सम्मिलित किया गया। इसके बाद जो है दूसरा है, इसको अगर अनुसूचित बैंक को हम डिवाइड करें तो दो भागों में डिवाइड करते हैं। दूसरा है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक जो है इसके बारे में अगर हम देखें, सॉरी यहाँ गैर अनुसूचित बैंक हो गए। इसके बाद अगर हम डिवाइड करें तो दूसरा जो था गैर अनुसूचित बैंक। तो गैर अनुसूचित बैंक में क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची में दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इनकी कुल चुकता पूंजी तथा राशित कोष दोनों धनराशि जो होती है वो 5 लाख से कम होती है। तो यहाँ पे जो होता है गैर अनुसूचित बैंक में वो 5 लाख से कम होता है। इनका लक्षित जो कोष होता है वो 5 लाख से कम होता है। यह बैंक आरबीआई से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते हैं, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में आरबीआई इन्हें उधार दे सकता है। तो ये जो होते हैं इनको आरबीआई से उधार लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो है आरबीआई इन्हें भी उधार जो है वो देती है। और तीसरा पार्ट जो है वो है विशेष बैंक। तो विशेष बैंक के बारे में अगर हम देखें तो विशेष बैंक कौन से होते हैं, ये सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करते हैं, परंतु अधिकांश समय पुनर्वित्त एजेंसियों के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। तो ये जो है बैंकिंग के रूप में कार्य नहीं करते हैं, और परंतु अधिकांश समय जो है ये पुनर्वित्त एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नाबार्ड हुआ, आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक हुआ, इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक हो गया, भारतीय लघु उद्योग बैंक हो गया, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम लोग देखें तो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विशेष बैंक 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। अब हम लोग डिवाइड करते हैं अनुसूचित बैंक को। कितने भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो अनुसूचित बैंक जो है उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा होता है सहकारी बैंक। तो पहला वाणिज्यिक बैंक में कौन कौन से शामिल है उनके बारे में हम देखेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक के बारे में पहले हम देख लेंगे, उसके बाद जो है उनके अंतर्गत कौन कौन से बैंक है उनके बारे में भी देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग करेंट में जो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक है उनके बारे में भी इसमें बताएंगे। तो टोटल करेंट से रिलेटेड भी इसमें जो है आपका पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत पंजीकृत जो है बैंकों की संख्या वो कितनी है, उन सभी के बारे में इसमें बताया जाएगा। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, तो वाणिज्यिक बैंक के बारे में अगर देखें तो वाणिज्यिक बैंक को ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आम जनता से जमा स्वीकार करने और लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश के लिए जो है ऋण देने का कार्य करती हैं। वे आमतौर पर जो होता है व्यापार और वाणिज्य के लिए अल्पकालिक ऋण जो है वो उपलब्ध कराती हैं। तो अल्पकालिक ऋण जो है इनके द्वारा प्रदान किया जाता है, और इनके द्वारा जो है जनता के द्वारा जमा स्वीकार करना, लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करने के लिए जो है इनका उद्देश्य होता है। तो ये उधारकर्ताओं और उनके जमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाले ब्याज ही वाणिज्य बैंक के जो है लाभ का प्रमुख स्रोत होते हैं। यह उद्योगों के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह सरकार के निजी दोनों के स्वामित्व वाली एक लाभकारी संस्था होती है। अब हम अगर वाणिज्यिक बैंक हो गया, इसके बाद सहकारी बैंक देखें तो सहकारी बैंक के बारे में क्या इनके बारे में देख लेते हैं। तो सहकारी बैंक जो होते हैं यह सहकारी आधार पर स्थापित और साधारण बैंकिंग व्यवसाय में करने वाली संस्था है। यह बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, तो ये आपको याद रखना है, बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत जो है 1912 के तहत पंजीकृत किए गए हैं। तो ये हो गया सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत जो है वो पंजीकृत किए गए हैं। भारत में सहकारी बैंक का संगठन जो होता है वो कितने स्तर पर होता है, तो इसमें त्रिस्तरीय होता है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सहकारी बैंक कितने स्तरीय होता है। तो भारतीय संगठन में जो है
सहकारी बैंक वो त्रिस्तरीय होता है। यह राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है। ये है ना आपका दिया गया है कि राज्य स्तर पर जो हो जाएगा राज्य सहकारी बैंक। दूसरा होता है जिले स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। तो ये हो गया 3 भागों में जो है सहकारी बैंक जो है वो कार्य करता है त्रिस्तरीय, इसे हम सहकारी समिति बैंक कहते हैं। तो ये हो गया वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी बैंक के बारे में। इसके बाद हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो वाणिज्यिक बैंक को अगर हम डिवाइड करें तो वाणिज्यिक बैंक को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है आपका सार्वजनिक बैंक, दूसरा हो जाता है निजी बैंक, तीसरा हो जाता है विदेशी बैंक और चौथा हो जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये हो गए 4 भाग में। वाणिज्यिक बैंक को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है? 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये आप नोट कर लेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक में पहला है हो जाएगा सार्वजनिक बैंक, दूसरा निजी बैंक, तीसरा विदेशी बैंक और चौथा हो जाएगा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तब इन सभी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक पहला नंबर पे सार्वजनिक बैंक में जो आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, भारतीय स्टेट बैंक। तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है भारतीय स्टेट बैंक को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पहले का नाम था, जो कि बंगाल और 3 बैंकों को मिला के इम्पीरियल बैंक बनाया गया था। उसके बाद जो है इसको जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो ये जो है कब रखा गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 जुलाई 1955 ये लिखा गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को हुआ। इससे पहले जो इसका नाम था वो कौन सा था? तो ये आपको याद रखना है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो था इसका पहले का नाम था। इसको जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक के नाम दे दिया गया। तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। यद्यपि स्टेट बैंक देश का केंद्रीय बैंक नहीं है, तथापि उन सभी स्थानों पर केंद्रीय बैंक का ही कार्य करता है जहां पर रिजर्व बैंक का अपनी शाखा नहीं है। तो भारतीय स्टेट बैंक का उनके 5 सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के साथ 1 अप्रैल 2017 को जो है विलय कर दिया गया। अब स्टेट बैंक विश्व के प्रमुख 50 बड़े बैंकों में जो है वो शामिल हो गया है। तो विश्व के 50 बैंकों में जो है यह शामिल हो गया है। तो इसे जो है 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को जो है भारतीय महिला बैंक के साथ जो है इसको विलय कर दिया गया। और इसके बाद जो है विश्व में भारत का जो बैंकिंग प्रणाली है भारतीय स्टेट बैंक की, वो 50वें रैंक पे आ गया। तो ये हो गया भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानकारी। इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक की बारे में अगर देखें, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं, तो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं इनकी जो है इनको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी। ये डेट आपको याद रखना, 19 जुलाई 1969 ईस्वी जो है भारतीय वाणिज्यिक के 14 बैंकों को, भारत के 14 वाणिज्यिक बैंक जो थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी राशि 5 करोड़ या उससे अधिक थी। तो ये जो था कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया? तो ये आपको याद रखना 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। तो ये हो जाएगा आपका तो अन्य राष्ट्रीयकरण। इसके बाद जो है दूसरी बार जो है इसको 15 अप्रैल 1989 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1989 ईस्वी को, 1989 को जो है 6 नए बैंकों का जो है विलय करके वाणिज्यिक बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिए गया और भारतीय राष्ट्रीय बैंकों की संख्या जो है बढ़ के 20 हो गई थी। ये हो गया 1989 में। तो ये आपको याद रखना है, भारत में 2019 तक जो बैंकों की संख्या थी वो 20 थी। राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 20 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए तो 12 राष्ट्रीयकृत पंजीकृत जो बैंक हैं वो इस समय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया है, उनके बारे में हम लोग भी बताएंगे। तो ये हो गया आपका अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में। तो इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं तो महत्वपूर्ण जो बैंक है। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये
जो है कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो है वो 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आंध्रा बैंक। तो आंध्रा बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1923 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 7 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ थी। ये आपको याद रखना है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसका स्थापना जो है 7 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय जो है बड़ौदा गुजरात में है और इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1908 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद जो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो पुणे में है। 16 सितंबर 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद छठा बैंक जो है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक 1 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है इसको कमेंट करके आपको बताना है। इसके बाद जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय जो है यह मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911 को मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद है कॉरपोरेशन बैंक। तो इसका स्थापना जो है मैंगलोर में किया गया और ये 12 मार्च 1906 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद जो है आईडीबीआई बैंक। तो यह जो है 1 जुलाई 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। इसके बाद जो है इंडियन बैंक। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो इंडियन बैंक की स्थापना जो है चेन्नई में 15 अगस्त 1907 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद हो जाए इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका भी मुख्यालय जो है चेन्नई में है और ये जो है 10 फरवरी 1937 ईस्वी का इसका स्थापना किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है नई दिल्ली में है। 19 फरवरी 1943 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई। इसके बाद जो है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये इसका स्थापना जो है कहाँ पे किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 24 जून 1908 ईस्वी को जो है पंजाब एंड सिंध बैंक की जो है वो स्थापना किया गया। तो ये हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसके कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है अगर हम कहें तो 19 मई 1894 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। उस समय जो था वो लाहौर में हुआ था पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, लेकिन अब इस समय जो है इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद है सिंडिकेट बैंक, मणिपाल कर्नाटक में 1925 ईस्वी में हुआ इसका स्थापना। इसके बाद है यूको बैंक। तो यूको बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना जो है 6 जनवरी 1943 ईस्वी को हुआ। इसके बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो है मुंबई में 11 नवंबर 1919 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद जो है 18वें नंबर पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है आपका एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी। तो ये हो गया आपका। तो ये हो गए वाणिज्यिक बैंक के बारे में। तो वाणिज्यिक बैंक को हमने देख लिया। इसके बाद जो है निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं? तो निजी क्षेत्र के बैंक का कमान जो है उसके शेयर धारकों के हाथ में रहती है। अमूमन ऐसी बैंकें किसी न किसी निजी समूह के द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं। नेदुगढ़ी बैंक जो है यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था जिसकी स्थापना जो है 1899 ईस्वी में केरल के कोझिकोड में की गई थी। वर्ष 2014 में आईडीएफसी तथा बंधन बैंक की स्थापना की गई। तो आईडीएफसी ये कौन सी बैंक है? तो ये निजी क्षेत्र की बैंक है। इसकी स्थापना जो है 2014 ईस्वी में और बंधन बैंक की स्थापना भी 2014 ईस्वी में किया गया है। ये दोनों जो है निजी क्षेत्र की बैंक हैं और इनका शेयर जो होता है वो शेयर धारकों के हाथ में होता है। तो बैंक का कमान जो है किसके हाथ में होता है? शेयर धारक जो होते हैं इसमें उनके हाथ में होता है। इस निजी बैंक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानी गई भारत के कुल 21 निजी क्षेत्र के बैंक हैं तथा 10 लघु वित्त बैंक हैं और 7 जो है वो भुगतान बैंक है। तो लघु बैंकों की संख्या जो है वो कितनी है? तो लघु बैंकों की संख्या जो है वो 10 है, भुगतान बैंकों की संख्या जो है 7 है और निजी क्षेत्र की बैंक जो है वो प्रेजेंट टाइम में 21 कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक के बारे में देखें अगर हम लोग तो विदेशी बैंक जो है
ऐसे बैंक यह एक ऐसा बैंक है जिसे अपने स्थापित देश तथा मेजबान देश दोनों के नियमों का पालन के लिए बाध्य होना होता है। विदेशी शाखा बैंकों को ऋण सीमाएं मूल बैंकों की पूंजी पर आधारित होती है। नवंबर 2018 तक भारत में कुल 200 नवंबर 2018 तक जो है भारत में 286 शाखाओं के साथ 45 विदेशी बैंक जो हैं वो कार्य कर रहे थे। 45 विदेशी बैंक जो है 286 शाखाओं के साथ जो है भारत में कार्य कर रहे थे। तो ये विदेशी बैंक हो गए। तो ये आपका विदेशी बैंक हो गया। इसके बाद जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। इस बैंक का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहरों, मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं जो है प्रदान करने का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पूंजी केंद्र व राज्य सरकार का हिस्सा जो होता है वो 50% और 15% का होता है, एवं जो होता है 35% जो होता है प्रवर्तक बैंक का होता है। तो ये जो होता है इसमें शेयर होता है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्रीय बैंक केंद्र का, राज्य का एवं बैंकों का कितना रेशियो होता है। तो केंद्र का जो होता है 50 का होता है, राज्य सरकार 15% और बैंक जो होते हैं वो 35% जो है। इन तीनों का जो है कॉम्बिनेशन 50, 15, 35 का होता है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रीय बैंक। तो मार्च 2019 तक भारत में जो है 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कार्य कर रहे थे। तो मार्च 2019 तक डाटा के हिसाब से जो है भारत में जो है 56 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कार्यरत थे। तो ये हो गया आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये हो गए वाणिज्यिक बैंक के क्लासिफिकेशन। तो सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके बाद जो है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक के बारे में हम लोग देखें तो सहकारी बैंक जो होता है यह सहकारी आधार पर स्थापित और साधारण बैंकिंग व्यवसाय में काम करने वाली संस्था है। यह बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत जो है पंजीकृत की गई थी। इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो सहकारी बैंक जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा होता है जिला सहकारी बैंक और तीसरा होता है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। तीन को त्रिस्तरीय समिति कहा जाता है सहकारी बैंक। तो राज्य सहकारी बैंक, इस बैंक का राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहते हैं। यह जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है। तो ये हो जाएगा ऋण देते हैं तथा उसके कार्यों को नियमित करते हैं। यह रिजर्व बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। दूसरा है जिसमें जिला सहकारी अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसका कार्य जो है सहकारी बैंकों को केंद्रीय भूमिका होती है। इसके खाता धारकों में जो है प्राथमिक सहकारी समितियां तथा आम आदमी जो है ये भी सम्मिलित होते हैं। तीसरे नंबर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। तो प्राथमिक कृषि ऋण समाज त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में आधार बनता है। तो ये हो गया सहकारी बैंक के 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद जो बचता है आपका विशेष बैंक। तो विशेष बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो विशेष बैंक कौन से बैंक होते हैं। तो विशेष बैंक ये सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करते परंतु अधिकांश समय जो है पुनर्वित्त एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नाबार्ड बैंक हो गया, एक्जिम बैंक हो गया, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग बैंक। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है वो 1982 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में एक्जिम बैंक के तहत इसका नाम है। तो इसकी स्थापना की गई थी। तो यह जो है स्ववित्त पोषण है। इसके बाद जो है ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। इसके बाद है राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एचपी, 1988 में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भारतीय लघु उद्योग बैंक हो गया सिडबी, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको देख लेते हैं। तो 1969 ईस्वी में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1980 ईस्वी में जो है 6 नए बैंकों की स्थापना जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो टोटल जो है बैंकों की राष्ट्रीयकरण संख्या जो थी वो 20 हो गई। तो 2019 में 3 बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का जो है विलय कर दिए गए। 1 अप्रैल 2020 को 6 बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक का मर्ज करके 4 नए बैंक बनाए गए जो कि इस प्रकार हैं: केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तीन चारों में जो है इन 6 बैंकों का विलय कर दिए गए। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। तो ये आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे भारतीय बैंकिंग प्रणाली से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।